एज ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया, मतलब क्रांतियों का दौर, है ना। और टाइमिंग क्या हो गया, 1830 से लेकर 1848 तक। 1815 से 1830 तक क्या चला था, सीक्रेट सोसाइटी चला था। और उसके बाद 1830 से 1848 तक क्या चला, क्रांतियों का दौर। तो कह रहे कि जैसा कि जो कंजर्वेटिव रेजिम्स था वो कोशिश कर रहे थे अपने पावर को कंसोलिडेट करना, मतलब उसको और ज्यादा बढ़ाना, ठीक है। लिबरलिज्म और नेशनलिज्म, यानी कि जो फ्रीडम का आइडिया था या राष्ट्रवाद का आइडिया था, है ना, कह रहा है वो भी लगातार जुड़ता जा रहा था क्रांति के साथ। मतलब हो गया कि जहां जहां पर क्रांति चल रहा था ना, वहां पर दो आइडिया की वजह से, पहला कौन सा आइडिया था, हाँ, और दूसरा कौन सा आइडिया था, नेशनलिज्म था। और ये वो जगह थे जहां पे चल रहे थे, उसमें यूरोप का ही रीजन था। यूरोप के जो क्षेत्र थे उसमें कौन था, इटली, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर के नीचे आने वाला क्षेत्र। ऑटोमन एम्पायर क्या था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो मुस्लिम साम्राज्य था, बताए थे ना। तो मुस्लिम साम्राज्य के जो प्रांत थे वो भी आयरलैंड और पोलैंड, इन सब जगहों पर क्रांति शुरू हो गया था, ठीक है। और क्रांति होने कितना, दो वजह था, दो आइडिया। पहला कौन सा था, लिबरलिज्म, दूसरा क्या था, नेशनलिज्म। क्लियर हो गया। कह रहा है कि जो ये जो क्रांति थे ना, उनको लीड किया जा रहा था लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा, जो कि कौन था, तो एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट था। मतलब पढ़ा लिखा जो मध्यम वर्ग था ना, वही खुद को एक नया टर्म दिया था उन्होंने खुद को, और खुद को बुलाना शुरू कर दिया था लिबरल नेशनलिस्ट, है ना, उदारवादी राष्ट्रवाद, है ना। वो खुद को उदारवादी भी कहते थे और राष्ट्रवादी भी कहते थे। राष्ट्रवादी इसलिए कहते थे कि उनका मानना था कि वो राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, और उदारवादी इसलिए कहते थे क्योंकि वो बात किसी कर रहे थे, समानता की। वह बात कर रहे थे कानून के सामने में हर किसी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, है ना। पर क्या ये सच था, जवाब सच तो नहीं था, क्योंकि जब भी वो बात करते थे बराबरी का, उससे पूछा जाता था कि आप जो पॉलिटिकल वाला है राइट, उसको बांटोगे बराबर रूप से, तो उनका जवाब आता था नहीं। फिर वो शब्द इस्तेमाल करते थे एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का, ठीक है। तो जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास था ना, यही उठा रहा था इन मुद्दों को। और इनमें कौन लोग थे इस एलाइट क्लास के अंदर, इसमें प्रोफेसर थे, स्कूल के टीचर थे, क्लर्क्स थे, और जो कमर्शियल मिडिल क्लास था, यानी वो मिडिल क्लास जिन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, बिजनेस करना शुरू कर दिया है, उसके मेंबर्स थे। और यही लोग खुद को क्या बोल रहे थे, बोलो, हाँ, उदारवादी राष्ट्रवादी बुला रहे थे, और यही क्रांति कर रहे थे, ठीक है। मतलब क्रांति तो बाकी लोग भी कर रहे थे, लीड यही लोग कर रहा था। हमेशा लीडर वही बनता जो ढंग से जानकार आदमी हो, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका जो पहला देखने को मिला ना अपहीवल, यानी जो क्रांति का जो दौर कह लो, पहला जो देखने को कहा मिला, फ्रांस में। और हमेशा से फ्रांस ही रहता है सबसे पहले, है ना। और ये हुआ था कब, जुलाई 1830 में। क्लियर हो गया। ये जो जुलाई 1830 है, ये बिगिनिंग हो गया रिवॉल्यूशन का, ठीक, दोबारा जो 2.0 है ना। जो बर्बन किंग्स था जिसे रीस्टोर कर दिया गया था पावर में 1815 के बाद, कौन लोग लेके आए थे, कंजर्वेटिव्स लेके आए थे, उन्हीं का दौर चल रहा था। अब उनको गद्दी से हटा दिया गया, किसके द्वारा, लिबरल रिवॉल्यूशनरी के द्वारा, ठीक है। जिन्होंने इंस्टॉल किया था क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, किसके साथ, लुई फिलिप के साथ अपना हेड बनाकर। मतलब क्या हुआ, 1815 जब नेपोलियन हार गया, तो उसके बाद जब कंजर्वेटिव्स का दौर चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, वो लोग चाह रहे थे वापस राजतंत्र आ जाए, और लाए भी। तो लोग क्या करेंगे, जो बर्बन डायनेस्टी था जिसमें लुई 16, है ना, उसका पप्पा 15, उसका पप्पा 14, ये सब रहा था, उसी खानदान का आदमी ढूंढ के बनाया था, राजा बनाया था। अब जबकि सब लोग सामने आ गए थे क्रांति करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, वही जो राजा था उस खानदान का, उसको क्या किया, उसको गद्दी पर से हटा दिया, ठीक है। और कह रहा है कि इन्होंने क्या लाया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यही हमका समझा रहे थे।
इसमें क्या होता है, संविधान भी बन जाता है और राजा भी अपने पद पर बना रहता है। सारे जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं ज्यादातर वो उनको दिए जाते हैं जो चुनाव में जीत कर आते हैं, और राजा को बस सम्मान दिया जाता है। ऐसा में इसे क्या कहा जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जो कौन फॉलो करता था, इंग्लैंड। ऐसा में तो वही कह रहा है कि लुई फिलिप को अपना हेड बनाया और उन्होंने क्या कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आए। और तब जाकर मेटरनिक का रिमार्क आया था कि जब फ्रांस छींकता है तो, हाँ, क्योंकि अभी भी देख लो जुलाई 1830 में क्रांति का जो शुरुआत कहां से हो रहा है, फ्रांस से हो रहा है। अब कह रहा है जो जुलाई रिवॉल्यूशन था, क्या है जुलाई रिवॉल्यूशन, ये फ्रांस में जो हुआ था रिवॉल्यूशन। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो स्टार्ट हुआ ब्रसेल्स में, ठीक है, और इसके बाद है ना लीड किया कहां पे, बेल्जियम के अंदर में, और फिर होते होते कहां चला गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, है ना। तो कह रहा इस तरह से वो लगातार फैलते चला गया। एक घटना जिसने राष्ट्रवादियों को पूरा मोबिलाइज कर दिया, उनकी फीलिंग्स को, है ना, जिसके अंदर कौन था, पढ़ा लिखा एलाइट क्लास था यूरोप के अंदर में, वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखना गौर से, जो ग्रीक वॉर है ना, इसके बारे में एग्जाम पूछता है। वो तुमसे पूछेगा कि आप बताइए कुस्तुनतुनिया की संधि से आप क्या समझते हैं। अभी ध्यान ही नहीं रहेगा कुस्तुनतुनिया किन्ने पढ़े थे पर चैप्टर में, जरा इधर है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना। और इसका संबंध किससे है, ग्रीक वॉर से है। तो जब नोट्स बनाना ना उसका हेडिंग ही देना, है ना, ग्रीक वॉर एंड द ट्रीटी ऑफ क्या, कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना, कुस्तुनतुनिया की संधि। तो वैसे हेडिंग से क्या होगा ना, अच्छा डेट के साथ लिखना हेडिंग में, मतलब नोट्स जब बनाना तो उसमें डेट भी डाल देना, 1832 का कुस्तुनतुनिया की संधि। उससे क्या होता है कि जब हेडिंग पढ़ते हो ना तो दिमाग में रहता है, ठीक है। तो उससे क्या ध्यान रहेगा कि अच्छा ये जो संधि हुआ है ना उसका संबंध कहीं ना किसके वॉर से है, ग्रीक वॉर से है। क्लियर हो गया। आप समझते हो ग्रीक कहाँ है, इंडिया है ना अपना मैप, तो इंडिया के अगर आप चले जाओगे नॉर्थ वेस्ट साइड में, ठीक है, ऊपर, तो उधर ही पड़ता है ग्रीक। ग्रीक को ना कहते हैं यूनान कहते हैं, ऐसे में। और यूनान से एक फेमस आया था राजा जिसका नाम था अलेक्जेंडर, हिंदी में उसे सिकंदर के नाम से लोग जानते हैं, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाता है सिकंदर जो था वह विश्व विजेता था। अब विश्व तो छोटा तो है नहीं, ठीक है, तो क्यों कहते हैं विश्व विजेता, वो इसलिए कहते हैं कि सिकंदर को ना उस समय में जितना आइडिया था ना वर्ल्ड के बारे में, उस सब एरिया वो जीत लिया था, ऐसे में। इसलिए क्या कहते हैं उसको, विश्व विजेता कहते हैं। ये ऐसा ही हो गया जैसे कोई मेढक जो है कुआं में रह रहा हो और उसे ही लग जाए कि कुआं ही क्या है, पूरा धरती है, अब पूरा कुआं में छलांग न लगा लिया हो और कह रहा हो क्या हम क्या बन गए। ऐसा ही है। पर इतना तो जरूर था कि जितना वो जानता था एरियाज उतना जीता, है ना। और ये कहीं ना कहीं उसके लिए अचीवमेंट की बात तो है ही। इसी का एक गुरु था जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, बताओ कौन थे, अरस्तु, है ना, एरिस्टोटल नाम सुना होगा, है ना। ये जो अरस्तु था ना वो किसका गुरु था, सिकंदर का, अलेक्जेंडर का, ठीक है। अब ये बताओ अरस्तु गुरुजी कौन थे, अरस्तु गुरुजी थे प्लेटो, है ना, महान दार्शनिक थे प्लेटो, ऐसे में। और प्लेटो गुरुजी थे सुकरात, ये भी महान दार्शनिक थे, ऐसे में। तो ये जो परंपरा है सब कहाँ का है, ये सब ग्रीक का है, यूनान का है। यूनान जो है ना वो बहुत ही ज्यादा एक अपने आप में ना इन सब चीजों के लिए प्रसिद्ध रहा है, ऐसे में। खैर आते हैं टॉपिक पर, ठीक है। और सबसे ज्यादा ना वहां का जो कल्चर है ग्रीक का, है ना, इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आप देखोगे कि राष्ट्रवाद की जो भावना है ना ये कैसे बढ़ा लोगों के अंदर में यूरोप में, तो इसका एक वजह ग्रीक के का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो भी है। मतलब जब ग्रीक लड़ रहा था ना अपनी आजादी की लड़ाई, उस लड़ाई से भी ना इंस्पिरेशन मिला यूरोप के बाकी लोगों को, ठीक है। ग्रीक जो था वो पहले ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, यानी क्या है ऑटोमन एम्पायर, बताए थे ना, मुस्लिम एम्पायर। तो इस मुस्लिम एम्पायर के नीचे कौन आता था,
ग्रीक आता था। कब? 15th सेंचुरी से ही आ रहा था। और जब यहां पर रिवॉल्यूशन जब बढ़ने लगा और राष्ट्रवाद जब फैलने लगा यूरोप में, तो उसका असर कहीं ना कहीं कहां दिखा? इसके इंडिपेंडेंस में भी दिखा। और यहाँ के लोग ना अपनी आजादी के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया 1821 में। कहाँ के लोग बताओ? ग्रीक के लोग, है ना, यूनान के लोग। तो कह रहा है कि उनपे भी असर पड़ा। तो जो ग्रीक के राष्ट्रवादी थे ना, उन्होंने क्या किया, उनको सपोर्ट मिला बाकी ग्रीक के लोगों से जिनको एग्जाइल कर दिया गया था। मतलब ग्रीक के ऐसे लोग जो ग्रीक में नहीं रहते थे ना, उन्होंने भी सपोर्ट किया। किसको? जब ग्रीक में रहने वाले लोग अपने यहाँ पे क्रांति कर रहे थे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान लो कि इंडिया से बहुत लोगों को बाहर निकाल दिया गया होता अगर अंग्रेज की हुकूमत के समय में, तो बाहर क्या करते? इंडिया को सपोर्ट करते। ऐसे में ये वैसा ही है कि जब क्रांति कर रहे थे ग्रीक के लोग, तो उन्हें सपोर्ट कहां से मिल रहा था? ग्रीक के उन लोगों से जिन्हें ग्रीक से बाहर निकाल दिया गया था। ऐसे में उसको निकाला क्योंकि वो क्रांतिकारी पहले भी क्रांति कर चुका होगा। वो कहीं ना कहीं ऑटोमन एम्पायर से खुद को आजाद करना चाहता था। और वो पहले क्या था? उसका अपना एक अलग संस्कृति था। बाद में जो मुसलमान आए, उन लोगों ने क्या किया? उसकी संस्कृति को दबा दिया। अब जो भी आवाज उठाता होगा उसको देश से बाहर निकाल देता होगा। तो बाहर भी चला गया पर वो तो रह गया होगा ठसक ना, कुछ ना कुछ करना था देश के लिए। अब जब वो देश में नहीं है, वहां से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो सपोर्ट तो करेगा। तो जब ग्रीक के अंदर जब लोग बाकी लोग जो बच गए, वो जब क्रांति कर रहे हैं, तो जो लोग जिनको बाहर निकाल दिया गया ग्रीक से, वो क्या करे? उनको सपोर्ट करेगा। ऐसे में तो वही कह रहा है। और इसके अलावा जो वेस्ट यूरोपियन थे ना, उनको भी सिंपैथी था इन लोगों से, क्योंकि ये मानते थे कि यहाँ पे एंशिएंट ग्रीक कल्चर है। ऐसे में ग्रीक को ना बोला जाता है कि ये यूरोप की संस्कृति का ना पालना की तरह है। पालना समझाता है, बच्चा लेटाया जाता है जिसमें, मतलब ये मान रहे थे कि जो अगर ग्रीक का कल्चर मिट गया ना, तो यूरोप कल्चर भी मिट सकता है। जैसे अपने इंडिया में कई बार अटैक्स हुए, है ना, अपने इंडिया के अंदर में यूरोपीय देशों ने अटैक किया। इसके अलावा बहुत सारे जो बाहर के लोग थे, मंगोलियन थे, है ना, या फिर मान लो अलग अलग जगह से आने वाले मुस्लिम थे, है ना, ऐसा नहीं आया। तो उनके अटैक्स होने की सबसे पहले वो किस पे अटैक करते थे? यहाँ के जो रहने वाले लोग थे, उनके कल्चर पर अटैक करते थे, जिसमें लाइब्रेरी को जलाना हो गया, मंदिरों को तोड़ना हो गया, है ना, और जो मूर्तियां होती थी उसके पत्थर को तोड़कर उस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता मांस के टुकड़ा को बेचने में, बटखारा के स्थिति में जो देवी का मूर्ति था उसको तोड़ दिया जाता था। और ऐसा नहीं था जो मुस्लिम आक्रमणकारी था सिर्फ वही कर रहा था ऐसा। गोवा के अंदर में जब पुर्तगाली आए, तो उन्होंने सबसे पहले गोवा में मंदिरों को ही तोड़ा। सबसे पहले जो भी यहाँ पे आता था उसका मेन टारगेट क्या रहता था? कल्चर को खत्म करना। तो सबको पता है कि एक बार कोई इंसान अपने कल्चर से अलग हो गया ना, फिर उसको कब्जा करना बहुत ही आसान होता है। तो क्या करो? इंटेलेक्चुअल्स पे वॉर करो, जो समाज पढ़ा लिखा है, या फिर जहां से पढ़ने लिखने का सोर्स मिल सकता है उसको खत्म करो। उसी में आता बुक्स को जला दो, जो पढ़ा लिखा है उसको खत्म मार दो, है ना। ये सब उसी का क्या होता है? पार्ट होता है। तो हमारे यहाँ पे जो लोग हिंदूज थे, उन्होंने खुद को कैसे सरवाइव किया? उन्होंने कुछ न कुछ उपाय करके अपनी संस्कृति को बनाए रखा। छोटा सा तुलसी लगा लेना पौधा, उसमें पानी डालना, धूपबत्ती दिखाना, है ना, मिटाया नहीं उन्होंने। ऐसे में बहुत सारे लोग थे जो कन्वर्ट हो गए ऐसे में डर की वजह से, पर बहुत सारे लोगों ने उसको बनाए रखा। नहीं समझ में आया बात है? तो हम क्या कर सकते हैं? वो सरवाइव किया अभी तक जो सनातन धर्म है वो सरवाइव कर रहा है। और दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? सनातन धर्म ही है। पर ग्रीक कल्चर सरवाइव नहीं कर पाया। वहां पर जो मुस्लिम अंपायर जब आया, तो जिस तरह से उन्होंने उनके साथ बिहेव किया बर्बरिक तरीका से, ऑब्वियसली करते थे। उनका एक ही फंडा होता, देखो जो क्रिश्चियनिटी जब फैला रहा था धर्म अपना, तो उसका तरीका था मैनिपुलेट करना, कि आपको आपका जो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देंगे, आप मेरा धर्म अपना लो। एजुकेशन चाहिए, पढ़ाते हैं,
मेरा धर्म अपना लो, भूख लगा है एक बार गेहूं देते हैं, धर्म अपना लो, ब्याह करना है करवा देंगे, मेरा धर्म अपना लो। और मुसलमान कैसे कराते थे, दूसरा गला काट देता था। नहीं समझ आया मेरा, ये इधर कुरान ही रहा तलवार, या तो एक्सेप्ट करो तो बात खत्म। ऐसे में तो अपना अपना फंडा था दोनों का। तो वही कह रहा है कि ये इन लोगों का नहीं टिक पाया, किन लोगों का, ग्रीक्स का। तो ग्रीक्स का जो वहां का संस्कृति था, जो कल्चर था, उस कल्चर को सरवाइव रखने में ना इन लोगों का सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि वो मानते थे कि ग्रीक का कल्चर बचना चाहिए, यहाँ की संस्कृति बचनी चाहिए। बात समझ आ रहा है? तो उनको सिंपैथी किससे मिल रहा था, वेस्ट के यूरोपियन से भी मिल रहा था, क्योंकि उनका मानना था कि ग्रीक कल्चर को सर्वाइव करना जरूरी है। अब जो पोएट थे और आर्टिस्ट थे, उन्होंने ग्रीक का ना ये खूब इसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। किन लोगों ने, कवियों ने और कलाकारों ने, और कहा कि पूरे यूरोप का जो सिविलाइजेशन है ना, इसका ये क्या है, पालना है। मतलब ये कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि अभी सपोर्ट करो इसको, क्योंकि अगर सपोर्ट अभी नहीं करे किया ना इसके क्रांति को, तो अगर ग्रीक गया ना तो समझो पूरा यूरोप जाएगा। ग्रीक क्या है, उनकी संस्कृति का जड़ है, और जड़ नहीं मिटना चाहिए। ऐसे में इसलिए कवियों ने बढ़ा चढ़ा के लिखा, किसके बारे में, ग्रीक के कल्चर के बारे में। किस लिए, ताकि जो ग्रीक का जो मूवमेंट चल रहा है उसको क्या मिले, सपोर्ट मिले। दिक्कत भी है। तो कह रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल मानते थे, और इससे क्या हुआ, पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज हुआ, और लोग ना संघर्ष को सपोर्ट करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था यह एक मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ था। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो इंग्लिश पोएट जिनका नाम था लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन ने फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। समझते फंड क्या होता है, युद्ध से लड़ने से, जैसे अपने इंडिया में जिस समय पर 1965 में वॉर शुरू हो गया था ना भारत पाकिस्तान का, तो उसमें शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री। 65 से पहले 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था। उस वॉर के समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, है ना। हाँ, और उसने चलाने को तो मिला था ऑर्डर, पर सही तरीका से कुछ ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया, प्रॉपर फूड नहीं मिल पाया, प्रॉपर जैकेट्स नहीं मिल पाया आर्मी को, और कई बार ना कनेक्शन नहीं हो पाया आर्मी के साथ, है ना। जो विदेश मंत्री थे वो ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए। तो बहुत सारे लॉजिक्स थे उसके पीछे, उस पर अलग से बहस हो सकता है। पर 1962 के वॉर में इंडिया हार गया, ये रियलिटी है ना, चाइना के हाथ से। तो पाकिस्तान को लगा कि अभी अभी इंडिया हारा है, ठीक है, तो यही सही टाइमिंग है कि अटैक कर दिया जाए, किस पे, इंडिया पे। तो 1965 में पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया, किस पे, इंडिया पे। और उस प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो जब फंड का जरूरत पड़ गया था, तो शास्त्री जी ने खुद चले जाते थे फंड मांगने के लिए। अब अगर देश का प्रधानमंत्री दरवाजा पर आके मांगे आपसे पैसा, तो आप नहीं दोगे क्या? तो लोग क्या करता था, गांव के अंदर जाते थे उनके लोग, वो खुद भी जाते थे और फंड्स इकट्ठा करते थे, तो लोग बढ़ चढ़ के उनको फंड्स देते थे। ऐसे में सोना चांदी जो जिसके पास है पैसा वैसा दिया जाता था। और ये किसके लिए था, आर्मी के लिए था, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो लॉर्ड बायरन है ना, ये क्या था, पोएट था। इसने युद्ध के लिए, कि अब युद्ध लड़ा जाएगा तो पैसा लगेगा, तो ये घूम घूम क्या लेता था, चंदा वसूलना, मतलब चंदा लेना शुरू कर दिया। वसूलना सब सही नहीं है, ठीक है। और जब युद्ध एक्चुअली में होने लगा ना, तो ये खुद भी गया लड़ने के लिए, ठीक है। उसको फीवर धर लिया, मरियो गया ससुरा, नहीं समझे। 1824 में फीवर की वजह से मर गया वो, ठीक है। और बाद में अंत में 1832 में ना एक ट्रीटी हुआ, उसे कहते हैं कुस्तुनतुनिया की संधि। और इस संधि के बाद ना ग्रीक को रिकॉग्नाइज किया गया एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। मतलब ये हो गया, ग्रीक आजाद हो गया। किस संधि के बाद, हाँ, क्लियर कहानी। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, ठीक है। और इस रोमांटिक में कुछ भी रोमांटिक नहीं है। ऐसे में देखो, तो यहाँ पे हो गया रूमानी, है ना। रोमांटिक को ना हिंदी में कहते हैं रूमानी। और ये बात ना
किताब के बाद ही मालूम चलता है। नॉर्मली लोग जो है ना रोमांस रोमांस ही करते रह जाता है, रोमांस का हिंदी नहीं जानता रहता है ना। तो ये हो गया रूमानी कल्पना और राष्ट्र की भावना, मतलब हो गया कि कैसे रोमांटिसिज्म को जोड़ा जाएगा किसके साथ, नेशनलिज्म के साथ। ठीक है, देखो कह रहा है कि जब राष्ट्रवाद का जो डेवलपमेंट है ना सिर्फ इस तरह से नहीं आया कि क्षेत्र का विस्तार करते चले गए, कि सब कोई हुलेले हुलेले कर रहा है, मारपीट कर रहा है और देश बढ़ाते जा रहा है, सिर्फ इसी से राष्ट्रवाद नहीं आया। ऑब्वियसली आया, उससे भी राष्ट्रवाद आया। संघर्ष जब मिलकर करता है ना तो राष्ट्रवाद तो संघर्ष आता ही है। कह रहा इसमें ना कल्चर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। किसमें, आइडिया ऑफ नेशन में, राष्ट्र का जो विचार है इसको बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल किसका है, हमारी संस्कृति, हमारी कह रहे हैं उनकी संस्कृति का। ठीक है, और इसमें क्या क्या था कल्चर में आता था, आर्ट हो गया मतलब कला, पोइट्री यानी कि कविता, स्टोरी यानी कहानी, म्यूजिक यानी कि संगीत। और इन सब चीजों से ना काफी ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना को ना शेप देने का और एक्सप्रेस करने का एक जरिया मिल गया। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बताते तुमको। देखो राष्ट्र को लेके जो फीलिंग विलिंग है ना नॉर्मली सबके पास नहीं होता है, ठीक वैसे ही जैसे ममता हो गया, प्यार हो गया, ये हमेशा थोड़ी ना उभरता रहता है ना, कभी कभी एक्स्ट्रा उमड़ जाता है। ठीक वैसे ही कह रहा है कि आप देखोगे कि नॉर्मली राष्ट्र के बारे में विचार नहीं आएगा, पर कहीं पे कोई ऐड दिखा दिया देश के बारे में, है ना, या फिर मान लो कि झंडा फरवरी हो रहा है और उसमें गाना बज रहा है ना, तो हर जगह गाना जाता है, वो फीलिंग आएगा, बोरे बोरे नहा सुना के जत्ता मजा पहन के, है ना, स्कूल जा रहा है, बगल में चला मेरे देश की धरती चल रहा है, ऐसा में नहीं आया तो लग रहा है कि अच्छा कुछ करने जा रहे हैं, है ना, जवान वाला फीलिंग आता है अंदर से। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये आपको ना म्यूजिक के जरिए और सॉन्ग के जरिए ना आपके अंदर में फीलिंग बढ़ाई जा रही है। ऐसे ही जब जो वॉर चलता रहता है ना तो वॉर के समय में अलग अलग रेजिमेंट होता है, राजपूत रेजिमेंट होता है, गोरखा रेजिमेंट होता है ऐसे में, और ये जो रेजिमेंट जब वॉर करने जाते हैं ना तो स्लोगन्स लगाए जाते हैं, हर हर महादेव का, है ना, या फिर अलग अलग स्लोगन्स जो है ना वो लगाए जाते हैं। और ये स्लोगन्स इसलिए होते हैं ताकि उनको क्या मिले, इंस्पिरेशन मिले। ठीक है, कई बार तो हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हो जाता है, मतलब गाली गलौज शुरू हो जाता है इधर से उधर से जब सामने वाला हो ना तब। और ये कहीं ना कहीं किसके लिए होता है, मोटिवेशन के लिए होता है ऐसे में। और आप पढ़ोगे फिर कहानियां को पढ़ाया जाता है कि जिसमें आपको बताया जाता है कि किन लोगों ने संघर्ष किया, कैसे किया, तो उससे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है अंदर से। तो हम ये बोलेंगे कि ये सब किसमें आएगा, ये सब आएगा रोमांटिसिज्म में, यानी जब कला के जरिए यानी नाटक वाटक दिखा के, पोइट्री के जरिए यानी कविता लिख के, ठीक है, कहानी सुनाकर, या म्यूजिक के जरिए क्या किया जाएगा, राष्ट्र की भावना को बढ़ाया जाए या जताया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, रोमांटिसिज्म कहते हैं। दिक्कत भी है, देखो अब हम लोग देखेंगे रोमांटिसिज्म में। कह रहा है ये एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था जिसमें डेवलपमेंट ढूंढा जा रहा था, खास करके नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को बढ़ाने के लिए। मतलब राष्ट्र की जो भावना है ना, इस भावना को बढ़ाने के लिए कल्चर का सहारा लिया जा रहा था। और जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते थे या पोएट होते थे वो ना रीजन को और साइंस के ग्लोरिफिकेशन को ना क्रिटिसाइज करते थे। मतलब बात अगर लॉजिक की हो जाती है ना तो वो उसको मना करने लगते थे। नहीं समझ में आ रहा है बात, समझो इससे। जैसे मान लो कि कोई रिलीजियस पर्सन है, ठीक है, और रिलीजियस पर्सन है, वो कह रहा है कि हमारे किताब में लिखा हुआ है धरती चपटा है, तो हम क्या बोलेंगे, धरती चपटा है। अब मान लो कई बार मदरसा वगैरह में ना पढ़ाता किस तरह से है, साइंस बुक पढ़ा रहा है, मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो अकॉर्डिंग टू साइंस बुक्स धरती कैसा है, गोल है, पर बेटा मानना नहीं, क्योंकि हमारी किताब में क्या लिखा है, आसमानी किताब में कि धरती चपटा है। ऐसे ही अब आप देखो हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग तो वहां दिखाएगा कि जो धरती है वो कोनो सांप है ना, कोई नाग है स्पेशल, उसके सिर के ऊपर है। अब ये समझ में नहीं आता कि शेष नाग के ऊपर है, तो जब मैप
फोटो लिया जाता है अगर साइड साइड से, शेषनाग विलुप्त कैसे हो जाते हैं। और भूकंप आता है, शेषनाग हिलते हैं तो भूकंप आता है। अब अगर आप ये लॉजिक्स दोगे कि ऐसा बात नहीं है, ये धरती है उसके अंदर में प्लेट्स होते हैं मैग्मा वगैरह, तो बोलेगा फालतू बात मत करो, ऐसा में ऐसा नहीं बात हो रहा। तो और जब कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगा तो बस डांट दिया जाएगा, ठीक है, कि भगवान वाला चीज में आंसर नहीं बोलते हैं, गलत बात। ऐसे में जबकि होना ये चाहिए था कि रिलीजन के अंदर ना क्वेश्चन करने के लिए फ्रीडम मिलना चाहिए था, कि जब कोई आपसे बोले कि आज गुरुवार है नाखून मत काटो, तो आप क्वेश्चन कर सको तो आंसर दे सके। पर ऐसा मिलता नहीं है, 2 थप्पड़ मिल जाएगा पर आंसर नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलता आंसर? बिकॉज वो जब बच्चा रहे होंगे ना पेरेंट्स, उनको भी 2 थप्पड़ मिल गया होगा। ऐसा भी है, इसीलिए वो परंपरा चलता जा रहा है। ठीक है, आते टॉपिक पे। तो कह रहा है कि यही जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे ना, जो बात करते थे राष्ट्रवाद वगैरह का अपने तरीके से, वो ना जब भी उनसे रीजन कट किया जाता ना, तर्क तर्क दीजिए क्या वजह, या कहते हैं साइंस ऐसा कहता, कहते बस बुरे वक्त में साइंस साइंस नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं आया। तो वो क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे साइंस को और लॉजिक्स को, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर मैसेकर दिखाया जा रहा है, कायोस, है ना, मतलब एक जगह है ना, यहाँ पे ना मैसेकर का मतलब होता है सामूहिक नरसंहार। नर मतलब इंसान, संहार मतलब जान से मार देना, और सामूहिक मतलब एक साथ। जब बल्क में ना लोगों का गला काट दिया जाए या मार दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, सामूहिक नरसंहार। इसको क्या बोलते हैं, मैसेकर कहते हैं। फ्रांस एक पेंटर का नाम था डिलैक्रोक्स, है ना, और ये जो थे ना सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंच रोमांटिक पेंटर में से एक थे। एक बड़ा से ह्यूज पेंटिंग बनाया था, है ना, उसमें बताया गया था घटना के बारे में जिसमें 20,000 ग्रीक के लोगों को न मार दिया गया था तुर्क के लोगों के साथ। पता है ना, तुर्क नहीं पता है। और ये जो घटना हुआ था, ये कह रहा है कायोस आइलैंड है, उस पे घटना हुआ था। और इसी को ना, इस घटना को ड्रामेटाइज तरीका दिखाया गया है, किस तरह से ना महिलाओं को और बच्चों को सफर किया जा रहा है, और घुट घुट के यहाँ पे उनका घुटन दिखाया जा रहा है, और साफ साफ यहाँ पे कलर्स दिखा के उसने चाहा है कि लोगों के ना इमोशंस पे अपील किया जाए, जो लोग इसको देखें। और कह रहा है कि इससे सिंपैथी हो सके, इसके बारे में, ग्रीक के बारे में, मतलब ये फोटो देखे लोग और उस फोटो के देख के ना लोगों के अंदर में ग्रीक के लोगों के प्रति क्या आ सके, सहानुभूति आ सके। कि जब भी वॉर होता है ना, जब लोग सुनता है कि इतना लोग मरा, इतना लोग मरा, तो लोग एक्चुअली इमेजिन नहीं कर पाता, सिर्फ वो डेटा और फिगर समझता है। मान लो चल रहा है इजराइल वर्सेज जो भी चल रहा है, हमास वगैरह, ठीक है, तो लोग सुनेगा हाँ इतना मार दिया। और कई बार देखेगा अगर रिलीजियस सेंटिमेंट का हो गया और बायस्ड रहा किसी पक्ष के बारे में, तो भले मारा साला सब, है ना, इस तरह का टर्म मिलता है। पर एक्चुअली में वही इंसान को अगर दिखा दिया जाए ना उस वॉर प्लेस पे जाके किस तरह से बच्चे बिलक रहे हैं, तो वही आदमी का सेंटिमेंट ना भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो देखा नहीं, उसी फिगर सुना है, तो वो इमेजिनेशन नहीं कर पा रहा है वॉर का सीन। बात समझ आ रहा है। एक बार अफ्रीका के अंदर में ना भयानक पड़ा था, वहां पे अकाल पड़ा था, तो एक फोटोग्राफर था, उसने क्या किया था, एक पिक्चर क्लिक किया था, वो पिक्चर भी इंटरनेट पे है, जाकर सर्च करना। उसमें दिखाया गया था क्या कि एक बच्चा है छोटा सा नंगा सा, ठीक है, और वो ना वेट कर रहा है फूड का, बहुत पतला, मतलब हड्डी हड्डी दिख रहा है उसका, और बच्चा के बगल में ना एक गिद्ध बैठा हुआ है, और वो वेट कर रहा है किसका, बच्चा के मरने का। ऐसे में अब बाद में सुसाइड कर लिया, इतना डिप्रेशन चला गया था। ऐसे में ये वजह नहीं, उसके कारण तो वजह नहीं हुआ, हाँ वो डिप्रेस हो गया देख के कितना ज्यादा दुख है लाइफ में। जैसे हम लोग कभी जाते हैं ना, तो कभी ऐसी बस्ती से मान लो गुजर गए जो बहुत ही स्लम एरिया है, ठीक है, तो कई बार ना जब वो झोला वाला लिए बच्चा देखते पर ना जहन में आता है कि कैसा फैमिली रहा होगा, या फिर किन कंडीशन से वो लोग गुजर रहे होंगे, कि बोरा वोरा, फिर दोस्त का आइडिया आता है, फिर हम लोग निकल लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम लोग जाना नहीं चाहते। हमारा जो
ह्यूमन बैकग्राउंड है ना, वो अंदर से झकझोरता था कि कैसे बर्दाश्त कर सकते हो उस चीज को। और मान लो कोई चीज चला गया है ना, उसके अंदर देख लिया उस घटना को, तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे में प्रेमचंद का जो नॉवेल सब होता था ना, उसमें जब गरीबी को दिखाया जाता, दिमाग भन्ना जाता था। हम नॉवेल पढ़ना मतलब बंद कर देते थे कि गरीबी का वो हद पार कर देते थे। लोग जितना कल्पना कर सकता है ना, उस कल्पना के भी उस पार ले जाते थे। देखो अभी और गरीबी, और गरीबी करे, घर में खाने को नहीं है, इस हो गया, और तो दिखा कोई मर गया उसका, तो धत तेरी, कितना दुख दिखाए जा रहे हैं। बेचारा जो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के सब डाल दी। टॉपिक पे आते हैं। तो कह रहा है कि उन्होंने, वो जो रोमांटिक पोएट थे ना, वो फोकस करते थे किस पे, इमोशन पे, यानी कि भावना पे, इंस्टीट्यूशंस पे, यानी जो परंपरागत रूप से रहा है ना संस्था, उस पे, और मिस्टिकल फीलिंग्स पे। मतलब कह रहा है कि इसे हिंदी में क्या दिया, मिस्टिकल, हाँ, मिस्टिकल का संबंध मिस्ट्री से हो गया। मिस्ट्री मतलब हो गया रहस्य, है ना। जैसे शॉर्ट्स वगैरह देखेगी ना, दिखाया कि जो मंदिर है उसका अंदर एक गेट है, सांप है उसके अंदर, अभी तक गेट नहीं खुला, इसे क्या बोलेंगे, ये सब क्या है, मिस्ट्री। तो कह रहा है कि प्रयास ये किया जा रहा था कि लोगों के अंदर ना एक सेंस आए कलेक्टिव हेरिटेज का, यानी लोग ना ये विश्वास करें कि उनका जो हेरिटेज रहा है, जो विरासत रहा है ना, वो कैसा रहा, सेम रहा है। पाकिस्तान के अंदर में ना जब पढ़ाया जाता है ना बुक्स वगैरह, तो जब उनको अपना हेरिटेज जोड़ना पड़ता है ना, तो वो तो प्राउड फील करेगा नहीं इस बात से कि उनका जो बपोती मतलब बाप दादा रहा है वो सब हिंदू रहा है क्योंकि उसमें तो थोड़ा सा बैड फीलिंग आता है, क्योंकि जो भावना है थोड़ा सा सेंटिमेंट डिफरेंट है। तो वो लोग खुद को ना, जो आक्रमणकारी थे ना इंडिया के ऊपर, उनसे जोड़ता है कि हम उनके खानदान के। ऐसे में हमारे बाबा कौन है, औरंगजेब है, तैमूर लंग है इसे जाएगा तेरा। तो ये कह रहा है कि इससे क्या होगा, वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो खुद को ना इंडिया के साथ ना जोड़े। वो नहीं चाहते कि इंडिया का जो मेजोरिटी है उनके साथ जो है उनका एक कलेक्टिव हेरिटेज शो हो। ऐसे में इसे डिफरेंट देखना चाहते हैं। और एक कह रहा है कॉमन कल्चर पास्ट रहा हो, जिसका आधार क्या हो, राष्ट्र हो। ठीक है, तो प्रयास क्या हो रहा था कि लोगों के अंदर जहन में बस जाए कि हमारा जो विरासत रहा है कैसा रहा है, एक कॉमन विरासत रहा है, हमारा जो अतीत रहा है वो भी क्या है, एक समान ही है। मतलब अगर हम ये कह सके ना कि हमारे हीरो भगत सिंह थे, तुम भी यही कहो भगत सिंह थे, ये नहीं कि तुम कहना शुरू कर दो बाबर झाबर जो था वो हमारा था, है ना, दादाजी। ऐसा नहीं आया तो डिफरेंट आ जाएगा ना ओपिनियन, फिर क्या होगा, कॉमन हेरिटेज नहीं रहेगा। कह रहा है कि जो दूसरा रोमांटिक्स था वो ये था कि जो जर्मन के फिलोसफर थे जिनका नाम था जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, उनका दावा था कि अगर आपको असली जर्मन कल्चर देखना है ना, तो वो आप पाओगे जर्मनी के आम लोगों के बीच, जिसे कहते हैं डास वोल्क के। और यहां से क्वेश्चन आएगा डास वोल्क क्या है, ऐसे में। तो जो जर्मनी का जो आम जनता है, गांव की जनता, साधारण लोग, उनके बीच जाओ और उनसे सुनो कहानियां, उनके कहानियों को सुनो, और वो जो लोग बताएंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना, वही असली राष्ट्रवाद है। किसे कहना था, जर्मन के फिलोसफर का, जिनका नाम क्या था, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। क्लियर हो गया राष्ट्रवाद क्या है। और कह रहा है ना कि वो ना फोक सॉन्ग्स के जरिए, फोक पोइट्री के जरिए और फोक डांस के जरिए वो चाहते थे नेशंस का स्पिरिट जगाना और पॉपुलराइज करना। फोक समझ में आता है क्या होता है, क्या होता है, लोकगीत, है ना। लोकगीत क्या होता है, ऐसे गीत जो बस लोकल्स में फेमस हो, पूरा ही फेमस नहीं हो। जैसे अपने यहाँ पे शादी विवाह होता है ना, तो अपना एक डिफरेंट ही परंपरा है, उस परंपरा के अंदर जो गीत है मिथिलांचल से जुड़ा हुआ वो गीत हो गया, जिसमें गाली वाली का प्रथा भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा इंडिया में ऐसा ही सिस्टम चलता है, हर जगह पे लोग ये करता है। कहीं पर अगर ऐसा चीज हो जाएगा तो मे बी झगड़ा हो जाए, जिन लोगों को नहीं पता होगा कल्चर है अपने यहाँ पे। नहीं, हम लोगों को तो विवाह पंचमी भगवानों गरिया देते हैं, एक ही दिन मौका मिलता है ना। ये मान के मिथिलांचल से जानकी जी बिलोंग करती हैं, राम जी हो गए हम लोगों के, हाँ, गांव के दामाद, गांव के बहनों, तो इस हिसाब से चल जाता है, ऐसा नहीं आया। तो
यहाँ पे लेकिन सबको तो नहीं पता ही बात, तो उसे क्या कहा जाएगा, हमारी क्या है, फोक कल्चर है, हमारा लोक संस्कृति है। गीत जैसे मान लो कोई, है ना, जैसे मान लो जिस वजह से मैथिली ठाकुर गई है, पार्टिसिपेट की है ना, कौन सा मंच था, चलो जो भी है, ठीक है। तो उसके वहां जाने से क्या फायदा हुआ कि जो बिहार का जो कल्चर है ना, उसको एक नेशन वाइड पहचान मिल गया। लोग ना जानना शुरू कर दिए कि बिहार के अंदर में जो शादी विवाह होता है या जो भी फंक्शन होता है, किस तरह गाने गाए जाते हैं। दो तीन का ज्यादा हाथ रहा है, शारदा सिन्हा का हाथ रहा है, पूरा छठ गीत का, है ना, इसके अलावा बहुत सारा गीत है, सगाई है, और लोग उनको पूरा नेशन वाइज जानता है। हो सकता है तस्वीर जानता हो, और फिर नाम किसका आता है, मैथिली ठाकुर का आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, समझ में आया बात मेरा। जैसे हरियाणवी सॉन्ग था, तो वो सब फेमस कब शुरू होना, जब बिग बॉस में गई सपना चौधरी, तब क्या शुरू हो गया, पूरा वो दुनिया, मतलब पूरा जो गाना शुरू कर दिया, कौन, पूरा इंडिया, है ना, आख्या का काजल जो है। अब हम क्या बोले कि वो ना कि स्टेट वाइज फेमस था। पवन सिंह का ये गाना लॉलीपॉप लागू पूरा बजना शुरू हो गया। तो क्या होता है कि कोई चीज फेमस इतना ज्यादा हो जाता है ना कि वो धीरे धीरे पॉपुलर हो जाता है, पर उससे पहले क्या था, लोकल फेमस था। तो जो चीज लोकल फेमस हो जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, फोक। ऐसे में तो उसी में हो गया फोक सॉन्ग, मतलब क्या हो गया, लोकल गाने, है ना, लोक गीत। फोक पोइट्री में क्या हो गया, लोक कविता और लोक नृत्य। अब तुम बताओ कि बिहार का क्या है लोक नृत्य। बिहार में जो लोक नृत्य होता है ना, उसका नाम है जट जाटिन। हाँ, ऐसे में जट जाटिन, विदेशिया, ऐसे में ये सब क्या है, बिहार का नृत्य है। अजीब बात ये हम लोग बिलोंग करते बिहार से, पते नहीं कि अपने यहाँ में ऐसे में। तो इस तरह से होते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो क्या है, जो कलेक्टिव और जो ये जो रिकॉर्डिंग है ना इस फॉर्म्स में, फोक कल्चर का, ये एसेंशियल था किसके लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए, मतलब राष्ट्र के निर्माण के लिए ना, इनका जमा करना जरूरी है। किनका जमा करना, लोकगीतों को, लोक कहानियों को, कथाओं को रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा ना, तो समझो कल्चर क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। तुम ये चीज फील करते होगे कि जैसे जैसे नया जनरेशन आता है ना, कल्चर वगैरह जो है कुछ कुछ पीछे छूटता जाता है। जैसे मान लो शादी विवाह जब होगा ना गांव सब में, देखोगे तो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला होगी ना, वो काफी ज्यादा हेडिंग, मतलब हेड करती रहती है, एना नहीं हो छे, एना हो छे, है ना, ए फलना वाली एना करियो ना, ठीक है, हमरा यहाँ एना हो छे, कहते नहीं नहीं हमरा गांव में तेना हो छे, है ना। बहुत सारा पार्टिसिपेशन मैंने देखा तुमको देखने के लिए। और फाइनली जो ओपिनियन है ना, उसका ही रखा जाएगा जो बुढ़िया होगी। ऐसे में ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसको पता है कि बुढ़िया का एक्सपीरियंस है, बहुते ब्याह देखी है बुढ़िया अपना लाइफ में, ठीक है, तो उसको जो असली जो संस्कृति है वो उसी को पता होगा। अब मान लो कल को बुढ़िया निकल ले, ठीक है, और मान लो जो नया पुतौह सब है वो नहीं सीख पाए उतना चीज, तो वो खो जाएगा ना। तो बेस्ट वे क्या होता है, देखिए गांव सब में जब शादी ब्याह होता है ना, तो सब जब जाते हैं गीत गाने के लिए, संगे संगे देवता भी चला जाएगा पीछे पीछे, और चलता है, ट्रेनिंग चलता रहता है उसका, है ना। वो गीत गा रहा है, वो बोल सुन रही है, ट्रेंड हो रही है, झगड़ा होगा, माय गरिया रही है पड़ोसी के, तो वो खड़ा रहेगी सुनती रहेगी, और कल होके वो तैयार होती है, जब ब्याह होगा तो वो गरियाएगी पड़ोसी के। नहीं समझ आया। तो इनका कहना था किसका, जोहान गॉटफ्रीड का, कि आपको ना दास वोल के पास जाओ और उनके पास जो भी है फोक डांस, फोक सॉन्ग, उसको लेके जमा करो, है ना, नहीं तो खो जाएगा तारे जमी पर सब, ठीक है। देखो कह रहा है कि उन्होंने बोला कि जोर देने के लिए वर्नाकुलर लैंग्वेज पे, और जो लोकल फोक लोर थे, यानी कि लोकल जो कहानियां था लोगों के पास, उसको जमा करना शुरू किया, ठीक है। कह रहा है वो बस ये ऐसा नहीं था कि वो बस चाहते थे कि एंशिएंट राष्ट्रवाद बस उसको रिकवर किया जाए, इसका एक वजह ये भी था कि वो चाहते थे जो मॉडर्न राष्ट्रवाद का मैसेज है ना, वो पहुंचे लार्ज ऑडियंस के पास, जो ज्यादातर कौन थे, लिटरेट थे। मेरी बात समझ में आ रहा है। राष्ट्रवाद का ख्याल नया नया था, और इस नया नया विचार को एक्सेप्ट कौन लोग करेंगे ज्यादा, जो लोग पढ़े लिखे होंगे, मिडिल क्लास। पर उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। और ये कब से पहुंचा जाएगा? जब उनसे उनके भाषा में बात करोगे। बात समझ आ रहा है? अगर कोई लोकल आदमी है, सिंपल आदमी है, उसको भारी भारी शब्द अगर फेंकोगे तो माथा से नहीं समझ में आएगा उसको। एक एग्जाम्पल दिया गया था कि जब इटली का हो रहा था एकीकरण, तो इटली के अंदर में जब मूवमेंट छिड़ा, वहां के जो लोकल फार्मर्स थे उनको बोला गया कि आपको लड़ना है। खूब लंबा चौड़ा भाषण दिया गया उनको, खूब इंस्पायर किया गया अंदर से, है ना। और नारा दिया गया ला टालिया का, जिसे होता है भारत माता की जय, ऐसे नारा ला टालिया, है ना। इटालिया वहां की देवी को बोला गया, जैसे भारत माता है वहां से इटालिया, ऐसे में वो लोग नारा भी लगाया। अब चूंकि ये नारा उन लोगों के नया नया था, उनको जो आइडिया था नहीं कि वो क्या रहा है, बस मजा आ रहा था, है ना, कुछ हो रहा था तो मजा आ रहा था। तो उनके पास जो भी विपन्स था, जो भी एग्रीकल्चर टूल्स था, सबको लेके भिड़ गया मार करने के लिए। मार वार कर लिया और बाद में बैठा मुझसे पूछा गया कि भाई पता है कि नहीं है कि कौन क्या चीज है ला टालिया? बोला हाँ पता है ना। बोले क्या है? बोले राजा कन्या का नाम है। अबे राजा कन्या का नाम नहीं है, कि देश के लिए था। यही हाल हो जाएगा। और ये हाल इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो ऑडियंस अपनी बड़ी है, ऑडियंस मतलब पब्लिक, जिसके पास पहुंचाना है, क्या पहुंचाना है? राष्ट्रवाद की भावना। पर ज्यादातर लोग कैसे हैं? मूर्ख लोग हैं। अब मूर्ख लोगों को राष्ट्रवाद का जब भाषण पिलाया जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि उनको उनकी भाषा में समझाना। और ये कब हो पाता? जब गांव की जो कहानियां हैं, गांव की जो कथाएं, उनसे उनको समझाया जाता तो पहुंच पाता। पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है? और वही कह रहा है कि स्पेशली अगर देखा जाए पोलैंड का केस ना, तो उसको उसमें आपको समझ में आएगा। जो कई सारे एग्जाम्पल दे दिया है, ध्यान रखना। एक कहानी ग्रीक का बताया, एक कहानी जर्मन का बताया फिलोसोफर का, अब बात कैसे कर रहा है? पोलैंड का। तो ध्यान रखिए, सब चीज दिमाग से बहुत निकलेगा। कह रहा है पोलैंड के अंदर में ना जो पार्टीशन हो गया था, वो कब हुआ था? 18th सेंचुरी में। किसके द्वारा? ग्रेट पावर्स के द्वारा। रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया ने बांट दिया, है ना। उन्हें पढ़ा था ना, ट्रीटी हुआ था जिससे पोलैंड को बंदर बांट नहीं कर लिया गया था। तो कह रहा है कि पोलैंड के अब जो है ना, पोलैंड नहीं रहा इंडिपेंडेंट क्षेत्र। मतलब पहले जिस तरह से एक अपना उसका एक अलग राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, अब वो नहीं रहा। वो क्या किया गया? उसको बांट लिया। किसके द्वारा? उस क्षेत्र को रसिया के द्वारा, पर्सिया के द्वारा और ऑस्ट्रिया के द्वारा। तो कह रहा है जो राष्ट्र का जो फीलिंग था ना, पर फिर वो जिंदा था। किस जरिए? म्यूजिक और लैंग्वेज के जरिए। मतलब देश भले ही बट गया, देश के लोग नहीं बटे। देश के लोग के अंदर जो भावना थी राष्ट्रवाद की, वो नहीं मिटी। और उनका भाषा भी नहीं मिटा। किसका भाषा? पोलैंड का। और कौन सा भाषा है? पोलिश लैंग्वेज। ऐसे में वो लोग, हम पहले ही बोले हैं कि अगर आपको किसी को मिटाना है ना, उसको जड़ से दूर कीजिए। और जड़ मतलब क्या? उसका कल्चर, है ना। उसे कल्चर क्रिटिसाइज कीजिए, उनमें हीन भावना डालिए। तो लोग क्या होगा? जब उन्हें हीन भावना आ जाएगा तो छोड़ देंगे उसको। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वही कह रहा है, इसी में एक नाम आता है कैरोल क्रुपिंस्की का। इसने क्या किया? नेशनल स्ट्रगल को शुरू कर दिया ओपेरा के जरिए और म्यूजिक के जरिए। समझ आता ओपेरा क्या होता? नहीं समझ आता? वो फिल्म देखिए डीडीएलजे, नहीं देखिए? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। डीडीएलजे में जो सीन रहता है ना, जब शाहरुख खान जो है उसको पार्टी, मतलब पार्टी चल रहा होता है और फ्लर्ट कर रहा होता है उसकी फ्रेंड से, है ना, हीरोइन की फ्रेंड से। तो उसमें एक महिला होती है जो स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रही होती है, जिसके बारे में कहता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, गा रही है कि रो रही है। ऐसे में दैट्स ओपेरा। उसके बारे में कहा जाता है जो ओपेरा होता है ना, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करती है सिंगर या करता है, उस साउंड में इतना असर होता है कि जो कांच का ग्लास होता है शराब पीने के लिए, वो रखा रखा टूट जाता है। अब कई बार जब वो नहीं टूटता था तो हाथ तोड़ देता वाला ही, गिलास पकड़ ले ओपेरा में कर रहा है, हाथ तोड़ दिया चुपके से गिलास। वाह 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 वाह, देखो गिलास टूट गया। ऐसे में एक सिंबॉलिक है
जैसे अपने यहाँ पे फेमस है कि कोई अगर राग मल्हार गा दे ढंग से तो बारिश होना शुरू हो जाएगा, राग दीपक गा दे तो बिना माचिस की जो दिया है उस जलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग सिर्फ सुने हैं, फिल्म में देखे हैं, रियलिटी में आज तक देखे नहीं है किसी को राग मल्हार गाते हुए, ठीक है। और ससुरा क्या पता राग मल्हार गाइबे करे वर्षा वाला सीजन में, है ना, बैठ जाए देखिए हाँ मोर नाच रहा है तो राग मल्हार शुरू कर दे, कह देखे वर्षा आ गया ठीक है। तो एक अपने यहाँ व्यंग्यकार थे, इनका नाम था हरिशंकर परसाई, ठीक है। तो हरिशंकर परसाई जो है ना वो एक कथा लिखे थे, उसमें कह रहे थे कि पुराना समय में जो बाबा जी सब होते थे ना तो वो जाते तपस्या करने के लिए, तो उसमें तो बहुत सारा ऐसा भी होता था जिसको पता होता था कि जो प्रोसेस तपस्या का है ना उसमें क्या होता है, इंद्र भगवान को डर लग जाता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा सिंहासन छीनने के लिए आ रहा है। तो क्या करते इंद्र भगवान, अप्सरा भेजते हैं। अब जी बाबा जी के मान लो कभी नहीं मिल बिहातिया नहीं हुआ तो वो बैठ जाता तपस्या करने के लिए, क्या पता इंद्र भगवान डर के अप्सरा भेज दे उसके लिए भी, ठीक है। फिर अप्सरा के निकल ले विश्वामित्र की तरह तो व्यंग्य था उसके ऊपर। तो कह रहा यहाँ पे समझाया ओपेरा म्यूजिक, तो जो कैरोल कोपिंस्की था ना इसने ओपेरा के जरिए और म्यूजिक के जरिए, ठीक है, उसने क्या किया, उसने राष्ट्रवाद की जो संघर्ष था उनको बनाए रखा। और उसने फोक डांस जैसे कि जिसका नाम था जैसे पुलनेज नाम था और मेजुरका नाम था, इसको बना दिया राष्ट्रवाद का सिंबल। अब एग्जाम पूछेगा कि पुलनेज और मेजुरका क्या है, तो आंसर होगा ये पोलैंड का फोक डांस का नाम है। समझ में आया, एनसीईआरटी कहीं कहीं से डालता है सवाल। तो इस फोक डांस को क्या बना दिया, प्रतीक बना दिया गया, किसका, राष्ट्र का प्रतीक बना दिया गया। और अब बात करते हैं किसका, लैंग्वेज का। उसने बोला था ना कि म्यूजिक दूसरा लैंग्वेज, कह रहा है लैंग्वेज भी ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में। जब रसिया ने ऑक्यूपाई कर लिया पोलैंड को, मतलब रसिया का अधिकार किस पे हो गया था, पोलैंड पे हो गया था, तो पोलिश जो भाषा थी ना इसे स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया। मतलब बच्चों से कहा जाता था कि आप पोलैंड के अंदर में पोलिश भाषा नहीं बोलोगे, है ना। और रसियन भाषा को जबरदस्ती हर जगह पे थोपा जा रहा था। अगर ऐसा हो जाता कि जैसे अंग्रेज यहां पर आया और आते आते क्या डिसीजन लेता कि यहाँ के स्कूलों से हिंदी को हटा दो और क्या डाल दो, इंग्लिश डाल दो, है ना। ठीक ऐसा ही कह रहा है कि रसिया ने किस पे मतलब चढ़ावा कर दिया था, पोलैंड के ऊपर में। वहां पे कौन सा लैंग्वेज पर चल रहा था, पोलिश भाषा। इसने क्या बोला, पोलिश हटाओ और रसियन लाओ। तो अच्छा बोल रहा है रसियन लाओ तो कह रहा है कि हर जगह पे ना रसियन भाषा को स्थापित किया गया। और 1831 आते आते एक आर्म रिबेलियन शुरू हो गया। आर्म का मतलब हथियार और रिबेलियन मतलब विद्रोह, यानी हथियार के साथ ना विद्रोह शुरू कर दिया किसके खिलाफ, रसिया के खिलाफ। और ये अल्टीमेटली इसको क्रश कर दिया गया। मतलब इस जो विरोध जो शुरू हुआ ना हथियारबंद लोगों के साथ, जिन लोगों ने रसिया के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया हथियार लेके, उन्हें दबा दिया, कुचल दिया गया। मतलब बुरी तरह से वो लोग फेल हो गए। अब ये देखकर ना जो क्लर्जी था, क्लर्जी कौन होता है, जो चर्च के अंदर पूजा करने वालों का समूह होता है, उन लोगों ने ना पोलैंड के अंदर में लैंग्वेज को ही हथियार बना दिया। जैसे बहुत सारे लोग ना अपने यहाँ पे गांधी जी क्रिटिसाइज करते हैं, गांधी जी जो तरीका अपना लिए ना वो तरीका बहुत ही वाहियात तरीका था, है कि नहीं, ऐसा मानता है बहुत सारे लोग अपने यहाँ पे। और अगर गांधी जी का ये वे नहीं होता अहिंसा वाला तो शायद फ्रीडम जो है ना बहुत पहले मिल चुका होता, लोग ऐसा कहते हैं। अब देखो कि गांधी जी जिसने ये काम करके चले गए वो टाइमिंग तो पुराना हो गया, तो अभी बैठ के ना जज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। पर यह भी देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड एक ऐसा देश था जो कई सारे कंट्रीज को अपना कॉलोनी बनाया हुआ था। और ऐसा तो था नहीं कि उन लोगों ने वहां विरोध नहीं किया होगा हथियार के साथ, उन लोगों ने किया ही था। और इंग्लैंड से वो लोग पिटे थे और फिर भी इंग्लैंड कब्जा बना ही रहा था। गांधी जी को अच्छे से पता था कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है जो ज्यादातर हंगर सफर कर रहा है, इतना पॉवर्टी है,
उनको ये उकसा देना कि हथियार ले लो और युद्ध करना शुरू कर दो, ये सुसाइड करने जैसा होगा। तो उनको उस समय को वही सही लगा, तो उन्होंने वही तरीका अपनाया। ठीक है, अब कितना सफल या कितना विफल ये अलग टॉपिक हो गया, पर ये देखना कि गांधी जी का जो सोच ही गलत था, ये बात ही गलत हो सकता है। ऐसे में उनका जो थिंकिंग था वो कहीं ना कहीं सही था अपने उनके हिसाब से। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब इनको समझ में आ गया कि हथियार बंद से हम लोग विरोध करिए, पर विरोध करने पर क्या हुआ, कोई उसका फायदा नहीं हुआ, हम लोगों को तो क्रश कर दिया गया, क्रश मतलब कुचल दिया गया। ठीक है, तो फिर उनको समझ में आ गया कि हथियार से काम चलने वाला नहीं है, तो लैंग्वेज उन्होंने क्या किया लिया, अपना हथियार बना लिया, और जो पॉलिश भाषा है उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया चर्च के गैदरिंग्स में। पता है ना, चर्च में जो प्रेयर्स होते हैं वहां गैदरिंग्स होता है, पता है कि नहीं पता है, तो वहां पे लोग जाने लगे, और जहां जहां पे रिलीजियस काम किया जाता था, धार्मिक, वहां पर वो लोग ना जानबूझ के पॉलिश भाषा का प्रयोग ही करते थे। कौन लोग, कलर्जी। और रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे प्रीस्ट को और बिशप्स जो कि चर्च से बिलोंग करते थे उन्हें जेल में डाल दिया गया, या फिर उन्हें सर्बिया भेज दिया गया। सर्बिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है ना, तो सर्बिया किसके द्वारा, रसिया के अधिकारियों के द्वारा। किसके लिए, पनिशमेंट के तौर पर, कि उन्होंने क्यों मना कर दिया रसियन भाषा में प्रीच कर। मतलब वो चाहते थे कि पोलैंड के अंदर जो चर्च है ना, चर्च में जो क्लर्जी है यानी पादरी है, जो फादर्स हैं, वो भी रसियन भाषा में लोगों को समझाए अपने धार्मिक बातों को, है ना। पर ऐसा वो कर नहीं रहे थे। दंड क्या मिला उनको, कि उनको जेल में डाल दिया। किनको जेल में डाल दिया, वहां के जो चर्च के, जो भी वहां के चर्च के थे ना प्रीस्ट वगैरह, उनको क्या किया गया, सर्बिया भेज दिया गया जेल में। तो कह रहा है कि जो पॉलिश भाषा का प्रयोग है ना, अब उसको देखा गया, इसी को सिंबल बना दो, किसका, संघर्ष का। किसके खिलाफ, रसियन डोमिनेंस के खिलाफ। मतलब रसिया ने जो अधिकार कर रखा है किसके ऊपर, पोलैंड के ऊपर, उसको हटाने में जो संघर्ष चल रहा है ना, उसका सिंबल क्या बनेगा, भाषा बनेगा। देखो कहीं ना लोगों को आइडिया लग जाता है कि सामने वाला किस चीज से हर्ट हो रहा है। देखिए बच्चा सब होता है क्लास के अंदर में, तो कोई ना कोई नाम रखेगा अपने फ्रेंड्स का या टीचर्स का। अगर वो देख लेगा कि टीचर या फ्रेंड जो है उस नाम से अगर चिढ़ रहा है, उसको आइडिया लग गया, तो और चिढ़ाता है। समझ आया, फिर वो छोड़ता नहीं उसको, है ना, लगातार वो वर्ड्स यूज करता रहेगा, पिनकाता रहेगा। समझ आएगा बात। तो वही कह रहा है कि जब समझ में आ गया कि लैंग्वेज से परेशान हो रहा है, कौन सब, रसियन लोग सब, तो क्या बोला, लैंग्वेज को बना दिया क्या, अपना प्रतीक बना दिया उसका। दिक्कत भी है। देखो नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, वो है हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर मतलब हो गया भूख, कठिनाई और जन विद्रोह, है ना। देखो एक चीज फेमस है लाइनिंग, कि अगर कोई आदमी के थाली में निवाला बचा हुआ है ना, रोटी, तो वो खड़ा नहीं होगा युद्ध लड़ने के लिए, लड़ाई करने के लिए। पर अगर उसके थाली में जो आखिरी निवाला है ना, वो भी अगर रोक लोगे ना, हाथ पकड़ लोगे कि नहीं खाने देंगे, तब वो खड़ा हो जाएगा, तब वो फिर डरना छोड़ देगा, मरने का डर भी छोड़ देगा। उसे पता है कि मरना तो फिक्स ही हो गया, अभी नहीं लड़े तो भूख से मरेंगे, लड़ लिए तो क्या पता मरेंगे कि नहीं मरेंगे। नहीं समझ आया, तो फिर वो लड़ेगा और बिना डरे लड़ेगा। वही कह रहा है कि जब दौर चलेगा ना भूख का, और जब कठिनाई होगा, लोगों को घर नहीं चल पाएगा, तो लोग विद्रोह करेगा ही करे, फिर वो डरेगा नहीं कि उसको किस तरह से उनके साथ बिहेव किया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा। दिक्कत भी है। यहाँ पे कहानी है ग्रीम ब्रदर्स का, ये दो लाइन देख लो। ये दो भाई था, उसका नाम क्या था, ग्रीम ब्रदर्स। जिसे दुकान चलता है ना, कई बार देखोगे वहां लिखा रहेगा, बाप का नाम लिख देगा, चाहे टाइटल लिख देगा, और एंड सन्स लिख देगा, नहीं रहता है। ऐसा यहाँ पे क्या है, ग्रीम ब्रदर्स टाइटल है उसका। कह रहा है कि जो ग्रीम ब्रदर का ना जो फेरी टेल्स था, ये जाना पहचाना नाम है। ये दो भाई था, एक का नाम था जैकोब ग्रीम, एक का नाम था विल्हेम ग्रीम। और दोनों का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मन के एक शहर का नाम हनाउ था। हनाउ शहर में 1785 में और 1786 में
जन्म हुआ था, माने 1 साल के गैप में दोनों जन्म लिया था। कौन? बड़ा भाई और छोटा भाई। पिताजी मेहनती लग रहे हैं। कह रहा है कि जिस समय दोनों पढ़ाई कर रहा था ना लॉ का, तो जल्दी ही उनके अंदर एक इंटरेस्ट आ गया ओल्ड फोक टेल्स को जो जुटाने का, मतलब जो पुराना कहानी होता है ना उसको जुटाना शुरू कर दिया दोनों भाई। और 6 साल गुजार दिए, गांव गांव गया, लोगों से बात किया और लोगों की जो कहानियां होती थी पुराना कहानी सब उसको जमा करता था। जैसे नहीं दादी नानी कहानी सब होता है पुराना पुराना जो ट्रस्ट वर्दी नहीं होता है। मेरी तो सुनाती थी दादी वो कहानी शीत वसंत का, है ना, कि शीत वसंत को भाई था, उसकी सौतेली माँ आ गई, है ना, कहीं भटक गया, एक बाघ खा गया, बाबा जी आए, गंगा जल मार दिए, फिर जिद्दा हो गया। कहानी हमको थोड़ा रेफरेंस याद है क्योंकि कहानी में ना एक ही कहानी था उसके पास, बुढ़िया रोज रोज कहानी सुनाती थी। ससुर के बोर हो गए थे पर मजबूरी में सुनना था तो वही कहानी सुनाती थी। ऐसे में तो ऐसे ही लोगों से ना कहानी इकट्ठा करता था। कौन? दोनों भाई। तो कह रहा है कि बाद में ना जिसे सौंप दिया गया जनरेशन के थ्रू, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन सौंपा गया और ये खूब फेमस हुआ बच्चों के बीच में और बड़ों के बीच में भी। 1812 में उसे छपा दिया गया पहला कलेक्शन को। और परिणाम क्या निकला? तो दोनों भाई थे ना अब एक्टिव हो गए लिबरल पॉलिटिक्स के अंदर में। मतलब पहले गया पढ़ने के लिए कानून को पढ़ाई, वो पढ़ते पढ़ते शौक जग गया किसका? कहानी का। फिर खूब डिग्री आया गाँव गाँव, क्या साल? 6 साल डिग्री आया। क्या किया उसमें? कहानी कलेक्ट किया, खूब फेमस हो गया, जब छपाने लगा तो नाम हो गया प्रेस का, लोग जानने लगा उसको। और फिर जब मूवमेंट शुरू हो गया क्या किया? मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी कर लिया। इसमें आया तो कई कह रहा है कि खास करके जो मूवमेंट चल रहा था फ्रीडम ऑफ प्रेस का उसमें शामिल हो गया, है ना। बताए थे जब लगा दिया गया था सेंसरशिप तो मूवमेंट चला था प्रेस के लिए कि प्रेस को आजाद करो, याद है। कह रहा इसी सब के बीच में ना 33 वॉल्यूम का डिक्शनरी छापा था। किस भाषा में? जर्मन भाषा में छापा गया। ग्रिम भाइयों को देखा गया ये लोग ना फ्रेंच डोमिनेशन का विरोध कर रहे थे और ये उनका मानना था कि जर्मन के ऊपर में, जर्मन का जो कल्चर है उसके ऊपर में फ्रांस का डोमिनेशन एक थ्रेट की तरह है। और उनका ये मानना था कि जो फोक टेल्स है ना जो उन्होंने जमा किया है वो प्योर और ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट को दिखाता है। यानी जर्मनी अगर आपको समझना है ना उसका क्या है, आत्मा क्या है, तो आप क्या देखो उनका जो कहानी उन्होंने जमा किया है वही असली है। उन्होंने फिर क्या किया, उनके जो प्रोजेक्ट्स थे उसको कंटिन्यू किया। क्या करते थे वो लोग? फोक टेल्स जमा करते थे और जो जर्मन भाषा जो डेवलप करते थे ना और उसको मानते थे कि यही उनका एक फोर्ट है जिसके जरिए वो फ्रांस का जो डोमिनेशन हो गया है कहां पे उसका विरोध करेंगे और जर्मन का जो राष्ट्रवाद है ना उसकी जो अपनी पहचान है उसको बनाएंगे। कौन? ग्रिम भाई। ठीक है, ध्यान रखना कि पोलैंड के ऊपर किसका ऑक्यूपेशन था? रसिया का। जर्मन के ऊपर किसका ऑक्यूपेशन था? फ्रांस का। और जो ग्रीक था उसके ऊपर था ऑटोमन एम्पायर का। क्लियर हो गया? ये सब बात तुम क्लियर क्लियर रखना। ठीक है, अगला क्लास करा देंगे इसको। ओके देन, बाय बाय।